in the third hour of this transmission जिसको हम जियो पाकिस्तान भी कह लें या जियो पाकिस्तान आप कह लें वाले आज तो सारे शोज ऑब्वियसली यही बात करेंगे इट्स वेरी बिग न्यूज़ नेचुरली वी आर एंटिसिपेटिंग अ गुड आउटकम ऑफ द टॉक्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस टुडे एंड टुमारो। और जो पाकिस्तान का किरदार है ना हर शख्स के दिल से दुआ और नारा भी यही निकल रहा है कि जियो पाकिस्तान। ये बड़ा आपने अच्छा जोड़ा है। तो मैंने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने वाले हैं और अमन की उम्मीद जो जागी है उस पर हम मज़ीद रोशनी डालेंगे। And we have a list of guests that we actually have been talking to them over the past month or so और obviously सारों की ये उम्मीद थी कि और सोच रहे थे कि एक्चुअली बातचीत कहाँ जाके ख़त्म होगी। और आपको पता है कि कितनी धमकियाँ कितना कुछ कहा, मतलब टुवर्ड्स द एंड तो लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। लग क्या रहा था, स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही थी सदर ट्रंप की तरफ से भी कि पूरी एक सिविलाइजेशन ख़त्म करने की बात हो रही थी। मतलब इट रियली केम डाउन टू द 11th आवर का ट्वीट आया और सब कुछ तब्दील हो गया। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मुज़ाकरात तो पहले भी होते रहे हैं, बेनतीजा निकले रादा हमलों के सूरत में ही निकले, लेकिन इस दफ़ा हालात और वाक़यात डिफरेंट हैं। ईरान के लिए भी वो भी एग्जॉस्ट हो गए हैं और अमेरिका के लिए भी उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान ने उनकी तवक्को से ज़्यादा रिटालिएट भी किया, जीसीसी ममालिक भी इसकी जद में आए। बताइएगा, जब बहैसियत एक साबिक सफ़ीर जब दो पार्टीज़ और इतने बड़े तनाज़े के बाद, जंग के बाद किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होने के लिए रजामंद हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि हाँ, बहुत सी चीज़ों पर इन द बैकग्राउंड ऑलरेडी इत्तेफाक हो गया है। वी आर ऑप्टिमिस्टिक, वी वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक। सो हम कितने पुरुम्मीद हों, हम आपकी बात से ये सेंस करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली जीवे पाकिस्तान और खूब जीवे और हमेशा जीवे। और जियो पाकिस्तान में आज मदऊ करने का शुक्रिया। मैं इस बात बारे में जो पहले डिस्कशन आपके चैनल पे करता रहा हूँ उसको दो लाइनों में समेट के ताकि इसका तसलसल बन जाए तो बेहतर हो जाएगा। ये जो बैक चैनल सफारतकारी है, पाकिस्तान इसमें बड़ी महारत रखता है। और मैंने 71 का हवाला पहले दिया हुआ है जब चाइना और अमेरिका को हम साथ लेके आए थे। और उसके साथ साथ ये जो जेनेवा अकॉर्ड हुआ था, बाय द वे उसमें भी ज़ायनिस प्रिंस रहीम खान ने अपनी पूरा होटल दे दिया था। और इस अब के मरतबा भी ज़ायनिस प्रिंस रहीम खान ने पूरा होटल अपना हवाले कर दिया कि जी ये इस नेक काम में आप सिलसिला शुरू करें। तो आज का सूरज जो तुलू हुआ है पाकिस्तान में, वो बड़ी उम्मीदों की किरण पूरी दुनिया के लिए लेके तुलू हुआ है। और वो कैसे, क्योंकि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है, उस बैक चैनल डिप्लोमेसी में यहाँ तो ले आया है पाकिस्तान। और ज़ाहिर है अपने बाकी भी दोस्तों ममालिक की मावनत से और उनके मशवरे से, ख़ासतौर पे चाइना और बाकी ममालिक, तो वो इस लेके कम अज़ कम वो एक साथ बैठने को तैयार हो गए। उसके पास बाकी उसके क्या मोहरक़ात हो सकते हैं, यकीनन इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो हुई है, जैसा कि कतर में हुई, जैसा कि 1988 में हुई जेनेवा का अकॉर्ड के वक्त में, जैसा कि दोहा अकॉर्ड के वक्त में हुई। इन तीनों में पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी काफ़ी बेहतर की और तीनों ये बड़े तारीख साज किस्म के हैं। लेकिन ये उस तमाम से ज़्यादा अबतर किस्म की और बेहतर किस्म की सफारतकारी है, इसलिए कि यहाँ एक पूरी तहजीब ख़त्म कर देने का जो कर देने की धमकी दी गई थी, वो किसी मामूली शख्स या मामूली मुल्क की तरफ से नहीं थी। दुनिया के सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत के सबसे बड़े सरबराह जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने दी थी। तो इसलिए पूरी दुनिया ने, जिसको कहते हैं उर्दू में, कि दम साध कर बैठी थी कि होगा क्या, क्योंकि फिर तो पिंडोरा बॉक्स भी खुल जाना था ना और नुकसान सारों का होना था। तो ऐसी सूरत में एक ट्वीट आ जाना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, उसके पीछे भी जो सफारतकारी की जो एक राह हमवार की गई, उसमें हमारा जो कद काठ बढ़ा था बाकाए हक से लेके अब तक, उस कद काठ का यानी हमारी रेपुटेशन का एक बहुत बड़ा अंसर शामिल है। क्योंकि हमने पहले अपनी रेपुटेशन हमारी बढ़ी, एक हमारी अस्करी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी उसके बाद फॉलो होती रही, लेकिन अस्करी कद काठ जब मार्का हक में बढ़ा, उस अस्करी रेपुटेशन के बाद उस पर एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक यके बाद दीगरे कोशिशें जारी रहीं, विच वॉज हॉर्न्ड by the traditional diplomacy, and that's why you find now that foundation जिसमें के पाकिस्तान को ये कम से कम पाकिस्तान की बात तमाम फरीकों ने सुनी। तो अभी पाकिस्तान बेसिकली फैसिलिटेटर है।
और मीडिएशन का काम तो बाद में शुरू होगा, यानी कल से जब मामला शुरू होगा और उसके बाद एक दफ़ा एक दूसरे से दोनों फरीक एक्सचेंज करना शुरू करेंगे और ख़ास तौर पर 3 जो कलीदी पॉइंट्स हैं उन कलीदी पॉइंट्स को आखिर में रखा जाएगा मेरे तजिए के मुताबिक, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस में भी एक तवील अरसे तक जब मैंने खिदमत अंजाम दी तो कुछ नेगोशिएशंस में शामिल रहा, तो उससे मुझे अंदाज़ा है कि जो जिसमें ज़्यादा तज़ाद नहीं है, जिसमें ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है, उन नुकात को पहले रखा जाता है। Makes sense as well, Dr. Jameel. And since we are talking about points, let's एक बात आप हमें ज़रा समझाएं। अब हमें पता है नेगोशिएशंस जो थी, बातचीत जो थी, ये तो जंग से पहले भी चल रही थी और जो लास्ट थी जो ओमान भी फैसिलिटेटर था उसमें तो हमें यही समझ आ रही थी और बताया भी यही जा रहा था कि दे आर वेरी क्लोज टू रिजॉल्विंग द इश्यूज और शायद जंग तक बात ना जाए और फिर जंग हो गई। वी आर वेरी क्यूरियस टू नो कि वो जो बातचीत हो गई थी एंड दे वर वेरी क्लोज टू क्लोजिंग इट ऑन अ गुड नोट, तो वो क्या यही नुकात थे और क्या इन नुकात पे, इन पॉइंट्स पे ऑलरेडी अग्रीमेंट्स हो चुके थे? बिकॉज व्हाट इज सो डिफरेंट नाउ, और अब अगर उन्हीं बातों पे बात होगी, सो विच पार्टी इज गोइंग टू गिव इन मोर? बिकॉज अब तो इतना नुकसान हो गया, दोनों पार्टीज का हालात तो बदल गए ना अब दोनों के। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? This about 38-39 days war has changed the complete dynamics. Initially, the negotiation, what you are referring to, the Geneva one, and prior to that, there were other negotiations like JCPO and 2015 and all. But let me focus on the Geneva one. Initially, there was only one point about the nuclear enrichment, and that they started from that, and they added 2 more points. And that was basically the curtailment of the range of missiles and proxies. They had added these 2 points later on. Now the difference is, now there are 15 points as against 10 points of Iran. Now those 15 points and 10 points, the J.D. Vance yesterday night gave a message, and in that message he rather made a comment on it. He said, well, Iran is objecting to 3 points. But at least that means that Iran is not objecting on the other 12 points, so there is a room for negotiation. Now, J.D. Vance is always, he is a proponent of the diplomacy, and he had given that statement even in 2023, and he had in his statement it's given, and he had mentioned that please abstain from the war, and on the 8th February also. So with that, and that's why he was acceptable to Iranians. Initially, if we may recall, अगर हम इस चीज़ को तवज्जो दें तो हम देखेंगे कि विटकॉफ पर और जेरी कुशनर पर एतबार ख़त्म हो गया था इसी वजह से, जिसको कि आपने पॉइंट आउट किया, क्योंकि वो जब एतमाद ख़त्म हो जाए उस पार्टी से नेगोशिएशन करने का कोई तुक नहीं बनती। इस वजह से आपने देखा कि जेडी वैंस इस दफ़ा सुबह को वो शुरू करेंगे। तो ये तो रही 3 का और 15 का 3 की तजाद और 15 पॉइंट्स और 10 पॉइंट उसके अगेंस्ट। मैंने इसका बड़ी करीब से तजिया किया तमाम पॉइंट्स को, तमाम नुकात को कनेक्ट करके, तो उन 15 पॉइंट्स में से दर हकीकत सिर्फ 4 पॉइंट निकलते हैं, बिकॉज देयर आर सेट ऑफ द पॉइंट एंड देयर आर सबसेट ऑफ दिस पॉइंट। For example, about nuclear, there are about 6 points which only discusses about the nuclear, and that could be wrapped up into 1 point. और इसी तरीके से जो 10 पॉइंट ईरान के भी हैं, that could be wrapped up in about 3 points. तो इसलिए उम्मीद की किरण ज्यादा, और वो क्या है मैं आपको सीधा 30 सेकंड में बता देता हूँ। वो कहते हैं नेवर परसू द न्यूक्लियर वेपन, वो तो ईरान भी कहता है। इसी तरीके से ट्रांसफर द स्टॉक पाइल ऑफ 450 kgs ऑफ, वो तो तकरीबन उस बात पर राजी होने वाला था जेनीवा में। और फिर अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड IAEA इंस्पेक्टर्स, वो पहले भी आते थे जब JCPO से वॉकआउट। तो मेरा कहने का मकसद ये है, देयर आर कॉमन पॉइंट्स जिसको कि एक पॉइंट के तौर पर गर्दाना जाए, तो उसमें हमें सहूलत हो जाएगी कि दरअसल पर 15 पॉइंट नहीं है, टोटल 4 पॉइंट हैं। और उसी तरीके से ईरान की अगर 10 नुकात की अगर आप बात करें, या 5 नुकात जो उन्होंने दिए थे कि हार्ड द अटैक, वो हो गया पहले से ऑलरेडी। वो कहते हैं कोई गारंटी दे, जब डायलॉग चलेगी तो गारंटी आगे होगी ना। अभी तो इस पर बहुत सारे अभी नशेबो फराज हैं, बहुत सारे स्केप्टिसिज्म है इसमें, तो देयर आर सो मेनी
स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, तो That's वो right. अगर देखा जाए फिर कहते हैं कि जी पेमेंट करें हमारी जो डैमेज नुकसान हुआ हुआ है, दिस टू मी सीम्स टू बी इजियर पाथ, के पेमेंट करें वो जब उनकी सैंक्शंस खत्म हो तो जाएंगी या कम हो ईरान जाएंगी या पॉइंट ऑफ कंटिन्यूड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्या होगा, क्योंकि उस पे भी सदर ट्रंप का That एक is very बयान है। significant point. In fact, that is very significant point, and there I would like to bring to the notice and bring to the light one point, and that is there is एक already वहाँ इसमें international law मौजूद है, और वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज। और यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज जो है, क्योंकि नेगोशिएशन में तो पहले कोई फ्रेमवर्क होता है ना, ज्यादा आसानी नेगोशिएटर को उस वक्त हो जाती है जब कोई एक फरीक कहे कि जी ये इंटरनेशनल कानून है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। स्ट्रेट के और बारे उसके में तो बाद इंटरनेशनल आप यूएन बताएं- रेजोल्यूशंस मौजूद हैं ना ऑलरेडी। अच्छा, वो रेजोल्यूशन डॉक्टर जमील, एक सेकंड, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू देयर बिकॉज हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर ही रहे हैं एंड वी डू हैव टाइम। हमें ये समझा दें कि पहले भी तो मामला चल ही रहा था, मतलब जंग ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से शुरू नहीं की गई थी, मामला चल रहा था। वो बताएं कि वो किस तरह चल रहा था, हाउ डिड थिंग्स चेंज, और अब आके वो नेगोशिएटिंग पॉइंट्स का एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि वो इतना कारआमद हथियार Yes, बना ड्यूरिंग द बन जंग गया, ईरान के बट वो लिए। पहले तो हथियार नहीं था, पहले तो चल ही रहा था डिस्पाइट एवरीथिंग। अच्छा, तो यहाँ दो नुकात। पहले तो ये है कि जब जंग होती है तो डायनामिक्स जब उसके जिस तरह बढ़ते हैं, और जो पार्टी समझती है कि हम इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं या दूसरे फरीक को भी नुकसान दे सकते हैं, उस तरीके से वो अपनी रीएडजस्टमेंट, रीअलाइनमेंट डिप्लोमेसी की भी करती हैं और मिलिट्री पावर की भी करती हैं। आ जाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस पे। स्टेट ऑफ हॉर्मस पहले कैसे चल रहा था, आखिर चलता रहा। स्टेट ऑफ हॉर्मस पहले चल रहा था वही इंटरनेशनल कानून जिसको मैं बता रहा हूँ, वो ट्रीटी बेसिकली है। उसमें अमेरिका भी सिग्नेटरी है, उसमें ओमान भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें ज़्यादातर ममालिक दुनिया के। उसमें है कि इनोसेंट पैसेज ऑफ द वेसल, वो है आर्टिकल 17 जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ हाई सीज। आपके रिसर्चर्स आपको निकाल के अभी दे देंगे। तो वो जो है ना आर्टिकल 17 के तहत तमाम जहाज़ों को गुजरने दिया जाए। ईरान दे रहा था चेजा कि जब टेरिटोरियल जिसकी जुरिस्डिक्शन है, वो अगर ये समझता है मुल्क कि नहीं ये जो जहाज जा रहा है ये दुश्मनों के लिंक्ड है दुश्मनों से, तो आर्टिकल 19 इजाजत देता है उसको, और आर्टिकल 24 इजाजत देता है इसी लॉ ऑफ हाई सीज की। मैंने कहा ये बात अच्छा है क्लियर हो जाए, ताकि इससे बहुत सारी चीज़ें वजाहत हो जाएंगी, और फिर उसके तहत रेगुलेशन बनती हैं। जो ईरान इस वक्त कर रहा है, आपको जब ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी डायलॉग की, तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कानून इसका मेरा अपना तजिया है, हवाला दिया जाएगा। और ईरान को एडवांटेज ये है कि 24 के तहत, आर्टिकल 24 के तहत उसको रेगुलेशन बनाने की इजाज़त है इंटरनेशनल कानून में, तो वो दुनिया के सामने रख देगा, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रख देगा, डायलॉग के वक्त रख देगा कि भाई आप इस पे नेगोशिएट कर लें, ये रेगुलेशन बना लेते हैं। आप कहते हैं कि टॉल छोड़ दो, चले हम इतना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी ग्रिप खत्म हो जाएगी। उन्होंने साबित कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को आज और आने वाले सालों में जब चाहे वो उस पर ग्रिप मजबूत कर सकते हैं। तो लिहाजा ये इसकी दूसरा मामला था। मैं इनरिचमेंट के मामले को ज़्यादा इसलिए ज़्यादा सकील या ज़्यादा हैवी नहीं समझता हूँ कि उसमें बहुत हद तक जेनीवा में एग्रीमेंट हो गया था, और उसमें अमेरिका भी उस पर एग्रीड था। और कल जो धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा है कि ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाए। तो ईरान कब कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं? ईरान तो कह रहा है कि आप अपने IAEA के इंस्पेक्टर, पहले आप हमसे मुआहदा तो करें, पहले आप अपनी जो सैंक्शन है उसको तो खत्म करें। दरअसल ईरान जो है वो भी सैंक्शनों से थक गया है। ईरानी आबादी जो आपने इससे पहले जो मुजाहरे हो रहे थे ईरान में, वो महंगाई की वजह से ही हो रहे थे और मुश्किलात की वजह से ही हो रहे थे। मतलब उनके तो अपने जब जंग इतने शुरू इंटरनल नहीं हुई प्रॉब्लम्स थी। थे दैट दे वर ट्राइंग टू बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, हम आपको दोबारा जहमत देंगे, अभी तो ये मामला चलेगा ही।